हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आज मैं यूनिट 1 जो है यूजीसी का आपका लाइब्रेरी साइंस का उसका यूनिट 1 का एक टॉपिक है डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम, उस पर बात करने जा रहे हैं। तो देखो ये कितना टॉपिक को मैं एक ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डेटा से आप इंफॉर्मेशन लेते हो, इंफॉर्मेशन से आपको नॉलेज होता है और नॉलेज से विजडम आती है। ठीक है जी, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम इज क्रूशियल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन। देखो मैं इस बात पे ये कहूँगा कि लोगों को मानसिकता ऐसी बनी हुई है ना कि लाइब्रेरी जो है जैसे पुराने ज़माने में एक रूम होता था, उसमें ढेर सारे अलमीरा रहते थे, एक सीटिंग यहाँ पे रहता था, चेयर लग जाते थे इस तरफ इस तरफ, उसके बाद यहाँ पे एक लाइब्रेरियन बैठ जाता था जो इशू करता था। ये लोगों के दिमाग में लाइब्रेरी का एक बैठ चुका है इमेज। लेकिन आजकल जो है ना मॉडर्न टाइम्स में वो लाइब्रेरी इस कदर का डिजिटाइज हो रहा है ना कि आपको सारा का सारा जो है ना इन्फॉर्मेशन वो मोस्टली ऑनलाइन ही मिलता है। आप रिसर्च फील्ड का ले लो, रिसर्च फील्ड में आपको देखोगे कि जितना भी आपको जर्नल्स है, फिर जितने भी मैगजीन्स हैं वो मोस्टली अब लोग मतलब ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देखिए तो जैसे इंस्टीट्यूशंस का आप लाइब्रेरी में देखोगे, कंसोर्टियम का नाम सुने होंगे, तो कंसोर्टियम बनाती है अलग अलग। ये भी मतलब यूजीसी में इसके बारे में भी पढ़ना है, यूजीसी के सिलेबस में कि मतलब कंसोर्टियम्स के बारे में। तो कंसोर्टियम बनाती है कि आपको उसका सब्सक्रिप्शन जो है ना जर्नल्स वगैरह का एक साथ लिया जाए कि सारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को अलग अलग से बाई नहीं करना पड़े। तो सोचो आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, पता ही नहीं है कि वर्ल्ड में कहाँ पे आपके टॉपिक पे क्या रिसर्च हुआ है, क्या चल रहा है, करेंटली क्या चल रहा है, अपडेट्स क्या क्या है, तो आप पता क्या ही रिसर्च करोगे। तो पुराने ज़माने में रिसर्च पता है, एक कहा जाता है ना कि जो वर्ल्ड का जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है ना वो आपको ऐसे यूनिफॉर्मली ना जाके ये ऐसे जा रहा है एक्सपोनेंशियली। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा जो है ना वो सबको और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते जा रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट या बहुत मीडियम है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक और मैं बता रहा हूँ कि जैसे पहले जो था आपको सीडीज वगैरह में डेटा मिलता था ना, कुछ भी आपको डेटा चाहिए तो सीडी आपको ख़रीदनी पड़ती थी वगैरह वगैरह, फिर वो सीडी वैसे ही रखा जैसे रह जाता था, वो ख़राब हो जाता, डेटा डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। लेकिन आज के ज़माने में देखो तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया है कि सारा डेटा क्लाउड पे है। आप बस इधर से कोई भी एक आपको इंटरनेट चाहिए, स्क्रीन चाहिए, किसी भी मोबाइल का स्क्रीन हो, कंप्यूटर का स्क्रीन हो, आजकल स्मार्ट टीवीज़ के भी स्क्रीन पे आप वो डेटा जो है देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने लिए। तो ये सब जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रहा है तो वैसे ही लाइब्रेरीज़ में भी ये सारे टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं ना। तो इसलिए लाइब्रेरी के जो स्टूडेंट्स हैं या जो फ्यूचर लाइब्रेरियंस हैं उन्हें जो है आईटी और ये जो है इंफॉर्मेशन साइंस में फाउंडेशन हो चुका है अब। देखिए दीज कंसेप्ट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ हाउ इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे पता है जब अंग्रेज़ इंडिया में आए थे तो वो क्या करते थे कि यहाँ से कॉटन उगवाते थे, इसे भेजते थे आपको यहाँ लंदन, यहाँ से बनता था, उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होता था, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो इंडिया में आके फिर सेल होता था। ठीक है, तो ये कॉलोनियलिज्म था। नियो कॉलोनिज्म किसको कहते हैं कि हमारा मान लो इंडिया है, इसमें आपको फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, फिर इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट, ढेर सारे जितना आप लेते जाओ सब हमारा एक एक डेटा इकट्ठा करते हैं कि मान लो आप जो है कौन से पोस्ट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, कौन से पोस्ट लाइक कर रहे हो, कौन से चीज़ को जो है आप रिजेक्ट कर दे रहे हो तुरंत। तो वैसे जो है आपका एक वर्चुअल जो है ना वो ह्यूमन बीइंग वर्चुअली डिज़ाइन करता है वो। ठीक है जी, वर्चुअली जो वो आप ही का है बस वर्चुअल फॉर्म में, उसे आपके लाइक्स डिसलाइक्स सबके बारे में पता होता है। तो वो और उसके बाद जो है आपको एड्स दिखाता है या फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये क्या किया, आपको आपका डेटा लिया। देखो एक कहते हैं ना कि इफ़ समथिंग इज़ फॉर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट।
आप डेटा जनरेट करके उनके लिए जो है एक डेटा जनरेट किए, वो एल्गोरिदम डिज़ाइन किए, डेटा का प्रोसेसिंग किए, और उसके बाद जो है एल्गोरिदम के थ्रू फिर आप ही को बेच रहे हैं। तो इट्स लाइक अ नियो कॉलोनिज्म, कहते हैं ना डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो नियो कॉलोनिज्म में ये होता है कि हमारा डेटा जो है उसी को मॉडिफाई प्रोसेस करके हमें ही बेचा जाता है। ठीक है जी, जैसे चैट जीपीटी का ही एग्जांपल ले लो। चैट जीपीटी जो पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस हो रखा है, तो चैट जीपीटी क्या किया है, पूरे वर्ल्ड का जो भी डेटा था उसको मशीन लर्निंग हो गया, एआई हो गया, एल्गोरिदम से वो मशीन को सिखा के कि ऐसे जो है आपका नेक्स्ट वर्ड ऐसे आना चाहिए, और उसके बाद देखो आप सब्सक्रिप्शन देके पूरे वर्ल्ड को बेच रहा है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके पूरे वर्ल्ड के आर्टिकल्स को वो लोग डेटा से यूज किया है, चुराया है। डेली जो वो लोग का जो है आपको सॉफ्टवेयर जिससे इमेज जनरेट कर सकते हो, वो देखो आपको पूरा इमेज जो है मतलब स्टॉक इमेज जो पूरे वर्ल्ड का चुराया है, फेसबुक ट्विटर सब जगह से, तो वो प्रोसेसिंग करके हमें बेचा जाता है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है कि इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, स्टोर्ड एंड यूटिलाइज्ड इन वेरियस सिस्टम। द DIKW हायरार्की, क्या हुआ DIKW, जो हमारा टॉपिक था डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम, इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू विजडम थ्रू अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डेटा का डेफिनेशन। देखो जैसे मैंने बताया कि आप जैसे फेसबुक पे डेटा जनरेट किया, या फिर मान लो कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल एक मैं कोई मान लो कि रिसर्च कोई जहाँ पे हो रहा है फॉरेस्ट या एग्रीकल्चर का रिसर्च कोई सेंटर मान लेते हैं, तो वहाँ पे मान लो कि आप पूरे इंडिया से 150 जगह से नीम के सीड्स मंगवाए हो, वो जानना चाहते हो कि किसमें ज़्यादा तेल है, किसमें कम तेल है, जिसमें ज़्यादा तेल होगा उसी को जो है प्रोपगेट कराया जाएगा, उसी प्लांट्स को। ठीक है जी, तो अब उतना आप रिसर्च करोगे, सबका जो है मतलब डेटा इकट्ठा करोगे, सबका कंप्यूट करोगे कि कितना यील्ड आ रहा है मतलब ऑयल का, तो ये सारा आपका क्या हुआ, रॉ डेटा ही हुआ ना, तो ये आपको डेटा हुआ। एक ये मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया, अब डेफिनेशन देखते हैं। डेटा रिफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विदाउट कंटेक्स्ट। देख लो इसका कंटेक्स्ट कुछ नहीं है ना, इसको अब आप जब प्रोसेस करोगे, इसमें कुछ आप पैटर्न ढूंढने का कोशिश करोगे, तब वो प्रोसेसिंग हुआ। तब तक क्या था, वो विदाउट कंटेक्स्ट का डेटा था। इट इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ द DIKW हायरार्की, वही डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम हायरार्की, एंड रिप्रेजेंट्स अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन। तो ये जो पहले था वो अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन था। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा आता है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये डेटा जो है अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, ये जो है आप टर्म पे फोकस करना। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा इज अनप्रोसेस्ड एंड अनऑर्गेनाइज, सही बात है। कंटेक्स्ट फ्री, लैक्स कंटेक्स्ट एंड मीनिंग उसका नहीं है, कोई ऐसे ही आपको डेटा एक्सेल फाइल में दे दे तो उसका कोई मीनिंग निकलता है, नहीं बात है। डिस्क्रीट एंटिटीज, इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ डेटा हैव नो इनहेरेंट मीनिंग ऑन देयर ओन, सही बात है। मान लो कि एग्जांपल्स ऑफ डेटा हो गया, जैसे नंबर्स हो गया, जैसे आपको डेट्स कहीं पे लिखा हुआ है, एप्पल जैसे वर्ड्स लिखा हुआ है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक उसका कोई कॉन्टेक्स्ट दिया जाए। क्योंकि जस्ट फॉर एग्जांपल 25 जुलाई है, तो 25 जुलाई 2016 को कोई अगर इवेंट हुआ हो तो वो जाके कोई मतलब कॉन्टेक्स्ट में बोला गया ना, नहीं तो ऐसे ही अगर डेट रॉ डेटा कहीं लिख दिया जाए डेट, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। ठीक है जी, अब इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा। डेटा इज द फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन, सही बात है। विदाउट डेटा इट इज़ इम्पॉसिबल टू जनरेट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नॉलेज और विजडम, क्योंकि आपको बेसिक तो डेटा तो चाहिए ही ना, बेसिक, तभी तो उसके ऊपर कोई आप रिसर्च करोगे, विजडम निकालोगे कुछ, या फिर मीनिंगफुल कोई आप स्टैटिस्टिकल मीनिंगफुल चीज़ निकाल सके जो आपको यूज में ला सके। ठीक है जी, अब देखो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में जाते हैं। अब देखो डेटा जो है वर्ड, वो डेटम से आया है, जानते हो, जिसका मीनिंग होता है समथिंग गिवन। ठीक है जी, अब ये याद रखना कि ये लैटिन है, लैटिन ये बहुत बार जो है पूछ देता है इस टाइप से, सिंपल मैच द फॉलोइंग में, या कुछ ऐसा रहेगा ना जो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में ये सब चीज़ हेल्प करता है कि ये वर्ड्स कहाँ से आया। अगर मैच द फॉलोइंग हो तो उसमें लैटिन वर्ड से मतलब डेटम से डेटा आया। इन एंशिएंट टाइम डेटा वाज रिकॉर्डेड ऑन क्ले टेबलेट्स का आपने सुना होगा, पेपायरस एंड लेटर ऑन पेपर। पेपर का आविष्कार कहाँ हुआ था आपका, चाइना में हुआ था। द डिजिटल रिवोल्यूशन हैज ट्रांसफॉर्म डेटा स्टोरेज फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देख ही रहे होगे आप, पहले
जो भी डेटा होता था सारा फिजिकल मीडियम में रहता था। ऑफिसेज में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब जगह आपका डेटा जो है अलमारी का अलमारी भरा हुआ है हार्ड कॉपी में, और वो पूरा फिजिकल में रहता था। और आज का डेटा देखो तो वो सारा मोस्ट ऑफ द डेटा आपका क्लाउड में है। आपको क्लाउड पता होगा कि देखो क्लाउड का मैं आपको बेसिक, आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो तो बेसिक मीनिंग बता देता हूँ कि देखो पहले जो आपका कंप्यूटिंग होता था ना, कंप्यूटिंग ये क्या होता था, आपके पास सीपीयू वगैरह होता था, एक मॉनिटर होता था, और उसके बाद सीपीयू में जो होता था ना, इसमें प्रोसेसिंग होता था। तो अब देखो जैसे गेमिंग का कोई है, कोई जैसे एक तरह गेम डिज़ाइन कर रहा है, कोई जैसे वीडियो डिज़ाइन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके लिए प्रोसेसर जो था ना, प्रोसेसर वो हाई क्वालिटी का चाहिए था। तो और सब जगह, और ये सब इतना ज़्यादा जगह जो है, मान लो कि करोड़ों आदमी है और सब लोग इतना प्रोसेसिंग यूनिट अगर रखने लगे तो कितना ज़्यादा ई वेस्ट भी वेस्ट हो रहा है। और देखा जाए तो उतना आपका ख़राब हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज हो रहा है, स्पेस ज़्यादा यूज हो रहा है। फिर ये जो है मतलब प्रोसेसिंग आपका हमेशा मतलब इफ़िशियंटली नहीं यूज हो रहा है, समझ रहे हो। इफ़िशियंटली मतलब मान लो कि आप आधे घंटे सिस्टम यूज कर रहे हो अपना, उसके बाद छोड़ दे रहे हो 23.5 घंटे के लिए, तो वो आपका प्रॉपर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है ना। तो वो अब देखो उसको क्लाउड किया गया। तो क्लाउड का क्या कंसेप्ट है कि आपका डेटा जो है वो कहीं और है, कहीं सर्वर में है, और आपको बस एक स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन और प्लस इंटरनेट चाहिए। इससे आप जो है वो डेटा को वहाँ से ले सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन काम कर सकते हो। तो वो डेटा आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं हुई, प्रोसेसिंग पावर आपको उतनी नहीं चाहिए। आप मोबाइल से कर लो, मोबाइल से टीवी पे, फिर कंप्यूटर पे, टैब पे, लैपटॉप पे, कैसे भी कर सकते हो ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ठीक है जी। अब इंफॉर्मेशन, डेटा का तो पता चल गया, अब इंफॉर्मेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड, ठीक है जी। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं जो नीम सीड्स का एग्जांपल दे रहा था, तो अगर उसी चीज़ को, डेटा को आप कोई इंफॉर्मेशन के फॉर्म में लिख दो कि ये जगह का जो है नीम सीड्स जो है उसका यील्ड ज़्यादा है, ठीक है, तो ये एक डेटा जो है स्कैटर डेटा, वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया वो, और स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट एड्स मीनिंग और कंटेक्स्ट। तो इसमें मीनिंग पता चल रहा है ना कि उससे कुछ तो मीनिंग निकलता है ना। द नेक्स्ट लेवल इन द DI-KW हायरार्की, ठीक है जी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डेटा, डेटा हैज़ बीन गिवन कंटेक्स्ट, समझ गए आप, मीनिंगफुल हो गया, प्रोवाइड्स वैल्यू एंड रेलेवेंस, स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल वे, ठीक है जी। अब एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद देयर मार्क्स, ठीक है जी। केवल अगर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रख दिया जाए, केवल आपको नाम 50 दे दिया जाए किसी क्लास के बच्चे का, कुछ नहीं बता दिया जाए क्या है, बस 50 नाम हो, और एक पेज दे दिया जाए आपको जिसपे 50 जो है नंबर लिखा हुआ है, तो उसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है। अब यही दोनों को एक साथ ज्वाइन करके कंटेक्स्ट बना दिया जाता है कि ये नाम है, उसके सामने के ये सब स्टूडेंट का मार्क्स है, तो वो आपको एक इन्फॉर्मेशन हो गया। देखो एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद देयर मार्क्स, अ रिपोर्ट ऑन लाइब्रेरी यूजेज स्टैटिस्टिक्स। जस्ट फॉर एग्जांपल कौन सी बुक है, वो उसका डिमांड कितना है, डिमांड अगर ज़्यादा है तो वो बुक और ज़्यादा ऑर्डर किया जाएगा, डिमांड कम है तो बुक जो है सो सेल्फ से हटा दिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये रिपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी ऑन यूजेज स्टैटिस्टिक्स। वेदर फॉरकास्ट, वेदर फॉरकास्ट जिसमें जैसे सुपर कंप्यूटर्स हम लोग यूज करते हैं इतने बड़े बड़े वेदर फॉरकास्ट के लिए, और पहला सुपर कंप्यूटर भी वेदर फॉरकास्ट के लिए यूज़ किया गया था। क्यों, आप कभी ये सोचे हो? क्योंकि पता है वेदर हमें लगता है कि मौसम ऐसे ही बस बदल गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन इसके लिए आपको इतने ज़्यादा करोर्स, लिटरली करोर्स ऑफ वेरिएबल्स चाहिए कि वहाँ कितना एयर प्रेशर है, वहाँ कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना आपका विंड का स्पीड चल रहा है, ओशियन के ऊपर का कितना टेम्परेचर है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे वेरिएबल्स, और उसको सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू कंप्यूट करके जो है आपको जो फाइनल जो है ना एक जो इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, तो वो जैसे वेदर फॉरकास्ट हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन हुआ,
ठीक है जी। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सही बात है। इट्स क्रिटिकल फॉर कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड रिसर्च, सब सही बात है। अगर आपके पास जर्नल्स ही नहीं है, आपके पास कोई जो है मैगजीन्स नहीं है, आपके पास जो है बुक्स नहीं है, तो कैसे आप रिसर्च कर लोगे? वही बात है। अब देखो हिस्टोरिकल टेक्स्ट में जाते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन टू रिटन रिकॉर्ड्स। ओरल ट्रेडिशन का मैं एक बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप ऋग्वेद मान लो, ऋग्वेद है, इसका ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो है, ये जो चैंट है, ये 5,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और तब से ये कैसे अभी तक बचा हुआ है, ये प्रोटेक्टेड आज भी जो है लोगों के जुबान पे है, क्योंकि वो ओरल ट्रेडिशंस में उस टाइम में जब लिख नहीं सकते थे तो आश्रम्स वगैरह में लोग ट्रांसफ़र करते थे बोल के, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र देखा जाए तो उससे अब रिटन रिकॉर्ड्स तक आ गए हैं। तो वो पता है, एक ये भी देश का दुर्भाग्य कहा जा सकता है ना, कि जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कभी आप सुनोगे तो वो वर्ल्ड की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, 10,000 20,000 टीचर्स वगैरह थे, रिसर्चर्स, हर क्षेत्र में रिसर्च हो रहा है, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी से लेके सब चीज़, एग्ज़ाम्स होते थे वहाँ पे, एग्ज़ाम इंटरव्यू लेके आपको मतलब एडमिशन दिया जाता था, इस लेवल का था। लेकिन उसका लाइब्रेरी को जैसे बख्तियार खिलजी जी, क्या ही कहा जाए, देश आके कहें कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जलवा दिए, तुड़वा दिए नालंदा लाइब्रेरी, 6 महीने तक जलते रह गया। अब वही रिकॉर्ड्स जो है हमारे पास, रिसर्च अगर दूसरे जगह रहता हमारे पास, तो सोच रहे हो उससे आगे से आपको शुरू करना पड़ता ना, क्योंकि आपके पास उतना रिसर्च है ऑलरेडी, तो इसके आगे रिसर्च करना है आपको, दोबारा व्हील या फायर का आविष्कार नहीं करना है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, तो रिटन रिकॉर्ड्स कितना इम्पोर्टेंट है। ओरल रिकॉर्ड्स तो ख़त्म हो जाता है, आपको मतलब कितना पता है। देखो आयुर्वेदा देखा जाए, आयुर्वेदा हमें इसीलिए अभी तक हमें कुछ पता है ना जी, क्योंकि वो रिटेन में है। अगर ये रिटेन में नहीं होता, ओरली होता, तो कितना मॉडिफाई हो चुका होता पता है अब तक, कि लोग, कोई आदमी भूल गया होता, कहता है कि इसके जगह नहीं, ये प्लांट इसमें डालते थे। तो ये कितना ज़रूरी है कि आपका रिटन रिकॉर्ड्स होना चाहिए, ठीक है जी। तो इन द 20th century द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स रिवोल्यूशनाइज हाउ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड, सही बात है। द इंफॉर्मेशन एज बिगन इन द लेट 20th century मार्क्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट में भी सुने होंगे आप, वेब 1.0 था, फिर वेब 2.0 था, वेब 3.0, जैसे अब जो है मतलब क्रिप्टो ग्राफी की तरफ बढ़ रहे हैं जो है ये सब चीज़, तो ये सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में आता है। अब नॉलेज क्या है, तो हम क्या क्या देख लिए, डेटा देख लिए, इंफॉर्मेशन देख लिए, अब हम नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बाद बढ़ेंगे विजडम, DIKW, ठीक है जी। अब नॉलेज डेफिनेशन हो गया, नॉलेज इज इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन कम्प्रीहेंडेड एंड अंडरस्टूड, ठीक है जी। इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मेक डिसीजंस एंड प्रेडिक्ट आउटकम। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप कुछ अमेज़न पे कुछ सर्च करो, उसके बाद जो है आपका जो है सारे जगह जो है कोई सोशल मीडिया खोलो, उस पर एड्स जो है ना, आप जो सर्च किए रहोगे ना, उसी का सब जगह बढ़ जाता है। तो वो क्या हुआ है आपके साथ, कि पहले वो डेटा आपसे इकट्ठा किया, का रॉ डेटा था, रॉ डेटा उनके सर्वर में गया कि ये आपको जो है ये चीज़ पसंद आया है। उसके बाद वो एल्गोरिथम के पास प्रोसेसिंग हुआ, इन्फॉर्मेशन बन गया, वो आपके नाम के साथ वो ऐड हो गया आपका चॉइस। उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन के बाद अब वो नॉलेज बन गया, उन्हें पता चल गया कि आपकी चॉइस ये है,
आपके साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो अब क्या उनका जो एड डिपार्टमेंट है वो क्या सॉल्यूशन उनको मिला कि आपको ये चीज़ पसंद है, तो उनका नॉलेज जो है ये आप उनके नॉलेज में आ गया कि ये चीज़ आपको पसंद है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है नॉलेज बन गई आपको ऐड सेल करने के लिए। ठीक है जी, तो वही कहना चाह रहा है ये इन्फॉर्म द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मेक डिसीजंस कि ऐड वो आपको दिखाया जाए एंड प्रेडिक्ट आउटकम्स। वो आउटकम ऐसे प्रेडिक्ट हो रहा है कि आपका वो ऐड पे क्लिक करने का या सामान खरीदने का कितना प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी, ये मैं एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मैं कोई ऐसे दिमाग से नहीं बता रहा हूँ, मतलब मन करांतर ऐसा कुछ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन एसिमुलेटेड एंड अंडरस्टूड। ठीक है जी, ये समझ जा चुके हैं, सनराइजेज इन द ईस्ट। ठीक है जी, एक्सपीरियंस बेस्ड, गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड एडुकेशन। पता है, एक जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई बच्चा है तो उसको अगर किसी चीज़ से आप दूर रखोगे ना, डरा के रखोगे कि यार मोमबत्ती मत छुओ, मोमबत्ती मत छुओ, हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, तो वो उतना ही उसको और मन करता है कि यार सच में हाथ जलता है क्या, देख लेते हैं क्या होता है, जिस चीज़ से रोका जाता है। तो वो कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग में कि उसको खुद के गलतियों से सीखने दो, एक बार हाथ जला लेगा उसके बाद दोबारा खुद नहीं छुएगा। तो उसी को एक्सपीरियंस बेस्ड कहते हैं, गेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड एडुकेशन। एप्लीकेशन, पता है एक और जो इंडिया में जो गलत कहा जाता है ना कि आपका अगर आप मान लो कि इंजीनियरिंग की हो या कोई अच्छा डिग्री ली हो जिसमें 10 लाख खर्च हुआ हो, तो आप अगर मान लो कि 20 लाख 25 लाख पर एनम का जॉब नहीं लेते हो तो आपको फेलियर माना जाता है। इंडियन सोसाइटी इस हद तक पहुंच चुकी है, आपको कंपेयर किया जाता है दूसरे बच्चों से वगैरह वगैरह। लेकिन हमारा मेन लक्ष्य क्या है यार, तुम किस प्लैनेट्स, मतलब कोई और प्लैनेट पे कोई लाइफ भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ हम देख रहे हैं कुछ भी नहीं है पूरे यूनिवर्स में, सलाम है कौन ये नहीं पता है ना। बस आदमी को रोबोट जैसा जो है ना पकड़ा दिया जा रहा है, चल शुरू हो जा। तो वही कह रहे हैं कि जो एडुकेशन जो है ना वो आपको एडुकेशन केवल जॉब ही नहीं दिलाता है, एडुकेशन मेक्स यू अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड यू कि कौन चीज़ कैसे चलती है। रिलीजन है तो वो रिलीजन पे कोई एडुकेटेड बंदा है ना, सही से एडुकेटेड बंदा है, वो रिलीजन से भी क्वेश्चन पूछेगा भाई साहब कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप कह रहे हो, साइंस ये कहता है आप ये कह रहे हो, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ना। तो रेशनल थिंकिंग जो होता है ना वो एडुकेशन से डेवलप होता है। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग अ जॉब एंड अर्निंग करोड्स एंड लैक्स। ठीक है जी, तो वो नॉलेज में आता है। एप्लीकेशन, यूज टू सोल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक इंफॉर्मेशन डिसीजन। सही बात है। अब एग्जांपल्स ऑफ नॉलेज देख लेते हैं। नॉलेज हाउ टू ऑपरेट अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। सही बात है। अंडरस्टैंडिंग द डेवी डेसिमल क्लास। अब देखो ये जैसे था आपका डेटा था, इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया। अब जब नॉलेज आ गया आपका तो आप प्रोसेसिंग कर सकते हो कि कोई अगर वर्क है तो उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। जैसे पहले देखते होगे कि आप लोग मतलब बीमार पड़ रहे हैं, फिर आरओ का कंसेप्ट आया तो उससे रिवर्स ऑस्मोसिस से लोग जो है सही पानी पीने लगे, बीमार कम पड़ रहे हैं, आदमी का टाइम वेस्ट कम हो रहा है। तो कम से कम आपके पास डेटा रहा होगा कि लोग यहाँ बीमार पड़ रहे हैं, यहाँ के पानी में जो है आर्सेनिक है, उससे जो है आदमी को स्किन डिजीज हो रहा है, उससे जो है, तो ये आपके पास डेटा आया, तभी तो डेटा को आप रिलेट कर पाए, नॉलेज तो इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद नॉलेज बनाए, तो उसके बाद आप एक्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही ऑपरेट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसा बनाया जाए कि लाइब्रेरी का ऑपरेशन और सिंप्लीफाई हो। अंडरस्टैंडिंग द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासीफाई किया जाए डेवी डेसिमल, डीडीसी जो क्लासिफिकेशन कहते हैं कि इससे जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है कि कैसे जो है आप ये सबसे क्लासीफाई करके बुक्स को जो है अवेलेबल बनाइए जल्दी जल्दी। एक्सपर्टीज़ इन कैटलॉगिंग कैसे करना है, इंडेक्सिंग कैसे करना है, तो ये सब नॉलेज हुआ। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज इज क्रूशियल फॉर एक्सपर्टीज एंड प्रोफिशिएंसी इन एनी फील्ड। इट एनेबल्स इंडिविजुअल टू परफॉर्म टास्क इफिशिएंटली एंड इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली।
तो ये नॉलेज में आता है कि आपको नॉलेज रहेगा तो आप टास्क ईजिली कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, और इफ़िशिएंटली कर सकते हो। आपको कोई मशीन आ ही नहीं रहा है चलाने के लिए, आप सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, कौन बटन कैसे दबाना है कुछ पता नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं पता है, आप बस बैठे हुए हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो नॉलेज होगा तभी तो इफ़िशिएंटली काम करोगे आप, और मतलब इफेक्टिवली जो आपका आउटकम है वो फुलफिल होगा। ठीक है जी, अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में चलते हैं। Knowledge transfer has been a fundamental aspect of human society through education and apprenticeship. तो समझ गए जी। The establishment of libraries and university plays a significant role in preservation and dissemination of knowledge. सही बात है जी। पहले ऐसी स्थिति थी ना भाई साहब कि खाने को नहीं था आपके जैसे इंडिया के पास पैसा, वीट जो था सो यूएसए जो खिलाते हैं ना जानवरों को वो भेज देता था। हमारा यूएस के साथ मतलब सही नहीं था रिलेशन उस समय जब रसिया के साथ थे। रसिया क्या कहता था, रसिया कहता था भाई हम आपको मिसाइल्स तो दे सकते हैं, खाना आप देख लो कहाँ से लेना है ना। तो वही बात है। तो अब उस टाइम में हमारे पास ऐसा नहीं था कि हम हर एक जो है आदमी को बांट देते एकदम फ्री का बुक्स, ये लो फ्री का बुक्स ले लो, ये लो फ्री का। तो उस समय एक लाइब्रेरी होता था ना भाई साहब, तो लाइब्रेरी में भी लोग जो हैं जाके जो है एक बुक को इशू कराएं, जल्दी जल्दी पढ़ लिए, फिर रिटर्न किए वगैरह वगैरह। तो लाइब्रेरी बहुत सोसाइटी को डेवलप कराने में बहुत रोल प्ले किया है, बहुत। द डिजिटल एरा हैज़ मेड नॉलेज मोर एसेसिबल थ्रू ऑनलाइन डेटाबेस एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे ई लर्निंग में बाईजू हो गया, आजकल यूट्यूब भी तो ई लर्निंग में ही भिरा पड़ा है, अनअकैडमी है, ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गया। या फिर आप स्किल्स वगैरह गेन कर सकते हो कहीं भी, यूट्यूब से आप कुछ सीख ले रहे हो। अगर एग्रीकल्चर के बारे में भी कि राइस कैसे प्लांट किया जाता है ये भी सीख रहे हो, तो वो सारा आपका ई लर्निंग में ही आता है प्लेटफॉर्म्स में। और डिजिटल एरा हैज मेड नॉलेज मोर एसेसिबल, आप देख ही रहे हो कितना एसेसिबल हो चुका है ऑनलाइन डेटाबेसेस के थ्रू। अब देखो विजडम पे आते हैं, लास्ट टॉपिक। अब ये लास्ट होता है, पहले क्या था हमारा डेटा, फिर हुआ इंफॉर्मेशन, फिर हुआ नॉलेज, अब आते हैं विजडम पे। डेफिनेशन क्या है विजडम का? विजडम इज द हाईएस्ट लेवल इन द DIKW हायरार्की। इट इज़ अ जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू मेक साउंड डिसीजंस एंड जजमेंट्स। विजडम इन्वॉल्व्स इथिकल एंड मोरल कंसिडरेशन। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, न्यूक्लियर बॉम्ब E=mc² का फार्मूला दे दिया आइंस्टाइन जी ने। अब उसका इससे बॉम्ब तो बन गया जी, इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हुआ। तो इसका एक गुड वर्क भी हो सकता है जो इथिकली करेक्ट हो, एक बैड वर्क भी हो सकता है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी का आपको पता है जापान में गिरा दिया था पर्ल हार्बर के बाद जो है यूएसए। तो ये क्या हुआ? अब मोरल और इथिकल देखा जाए तो वो आदमी पे डिपेंड करता है। तो जब तक आप के पास नॉलेज नहीं होगा ना, सारा नॉलेज नहीं होगा। आप JNU के बच्चों को कितने लोग गाली देते होंगे कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, एंटी नेशनल हैं, दिस डैट, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट दिस डैट। लेकिन पता है, अब अगर साइंस के स्टूडेंट हो और कोई दूसरा लोग अगर कुछ उल्टा सीधा बकवास बात कर रहा हो ना कि ऐसे कर देते हैं वैसे कर रहे हैं, आपको पता है कि ये साइंटिफिकली ट्रू नहीं है, तो भी अगर कोई बकवास करे तो आपको चिढ़ तो पड़ेगा, है ना जी। अब ऐसे ही यार, अगर आप जहाँ एक नॉर्मल आदमी डेमोक्रेसी वर्ड जान रहा है और एक डेफिनेशन पढ़ रहा है, कोई आदमी 20 बुक्स पढ़ रहा है उस पर, तो आदमी को पता है ना भाई साहब कि ओरिजिनल कैसा होना चाहिए, है ना। ओरिजिनल कैसा होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल हो ना हो, कितना काम करता है नहीं करता है वो बाद की बात है, लेकिन एक ओरिजिनलिटी जो आपका थिंकिंग होता है ना, थिंकिंग, उसको विजडम कहते हैं। कि उसी को विजडम कहते हैं कि आप इतना पढ़ लेते हो ना, नॉलेज ले लेते हो, उसके बाद आप खुद के चारों ओर जो है ना आपको गलतियां दिखने लगती हैं कि ये चीज़ गलत है, मोरली गलत है, एथिकली गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सोसाइटी को ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, कैपिटलिज्म सही है लेकिन जो है सोसाइटी एज अ होल भी ग्रो होना चाहिए, कि आपका जो है राइजिंग इन इक्वलिटी कितना बढ़ चुका है। आप सोसाइटी में देख सकते हो, आप कहीं खाने को नहीं है, कहीं $1 बिलियन मैरिजेज हो रहे हैं, समझ सकते हो आप मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इथिकली और मोरली वो सही है कि नहीं है, ये आप जो डिटरमिन करोगे ना,
उसको विजडम कहते हैं। ठीक है जी। तो विजडम इज द हाईएस्ट लेवल इन द DIKW हायरार्की। इट इज़ अ जुडिशियल एप्लीकेशन, जुडिशियल जज कर रहे हो आप, ऑफ नॉलेज टू मेक साउंड डिसीजंस एंड जजमेंट्स, साउंड डिसीजंस एंड जजमेंट। विजडम इन्वॉल्व्स इथिकल एंड मोरल कंसिडरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजडम हो गया इंसाइट्स, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड सिचुएशन, जजमेंट, एबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजंस, आप कैसे ले रहे हो, इथिकल कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स मोरल एंड इथिकल थिंकिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ विजडम, अब लाइब्रेरियन डिसाइडिंग द बेस्ट वे टू सर्व द कम्युनिटी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि गवर्नमेंट जो है सो हर एक विलेज में एक लाइब्रेरी क्यों नहीं बना देती है। मेरा बहुत सपना है कि मैं हर एक विलेजेस में एक एक लाइब्रेरी बनवाऊँ। अगर फ्यूचर में लोग मुझे पैसे डोनेट करें या कैसे भी, मैं खुद कमाऊँगा, जैसे भी हो सके, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में मैं लाइब्रेरी बनाऊँ जिसमें कम से कम 1000 सीटर हो और फुल्ली AC हो, और उसका मिनिमम चार्ज रख दो कि मान लो कि 20 रुपये महीना, और उसमें जो है जिस स्टूडेंट को मन हो वो आके मतलब पढ़ सकता है, बैठ सकता है, क्योंकि फैमिली में जो है हर किसी के वैसा इन्वायरमेंट नहीं होता है कि वो बैठ के पढ़ सके। ये साफ सी बात है। लड़ाई झगड़ा, डोमेस्टिक वायलेंस, गाली गलौज, इट्स नेचुरल। आपका मतलब बड़ा भाई कुछ कह रहा है, छोटी बहन कुछ कह रही है, बाप कुछ कह रहा है, माँ कुछ कह रही है, तो एक लाइब्रेरी एक पीसफुल प्लेस होना चाहिए जहाँ स्टूडेंट बैठ के पढ़ सकें। ठीक है जी। तो ये एग्जाम सर्व द कम्युनिटी, आप वो लाइब्रेरी से कैसे कम्युनिटी को सर्व करना चाहते हैं, टू गिव बैक टू द सोसाइटी, वो विजडम है। मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट, कि मान लो कि कुछ जो है जर्नल्स है या मैगजीन्स है जो लेटेस्ट है, वो लाइब्रेरी में एंट्री के साथ ही ऐसे कोई रिवॉल्विंग चेयर है, सॉरी टेबल है, जिसमें इधर सारा मैगजीन्स रखा हुआ है, इधर मैगजीन की लोग इंटर करें और उस पर सबसे पहले नज़र जाए और लोग पढ़ें। तो वही स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आप क्या ले सकते हो, गाइडिंग स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स इन देयर एकेडमिक परस्यूट्स, तो ये सब हो जाता है विजडम के अंदर आता है। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ विजडम। विजडम इज एसेंशियल फॉर लीडरशिप एंड गवर्नेंस, आप सी बात है, क्योंकि आप उतना नॉलेज होगा तभी विजडम आएगी आप में, और विजडम से ही आप अपने चारों तरफ का जो आप जैसा चाहते हो सोसाइटी को बनाना, तो वो थिंकिंग विजडम से आती है। तो लीडरशिप गवर्नेंस सब विजडम से होगा। इट इंश्योर्स दैट नॉलेज इज अप्लाइड इन अ वे दैट बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल। अब देखो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। फिलोसफर्स लाइक सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल हैव डिस्कस्ड विजडम एक्सटेंसिवली। ये लोग थिंकर्स थे। एक पता है मेरे को कभी कभी लगता है ना, कैपिटलिज्म इस लेवल का बढ़ चुका है ना कि आपको एक जो उपभोक्तावाद की संस्कृति जो होती है ना, कि आपको बिजी कर दिया है सब चीज़ में, कि अब लोग सोचते नहीं हैं। जैसे एक फंडामेंटल रिसर्च अगर आप देखोगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, लेजर हो गया, तो ये फंडामेंटल टाइप रिसर्च है ना। जैसे एरोप्लेन हो गया, मानो कि एरोप्लेन फंडामेंटल में नहीं आता, एप्लीकेशन ही हुआ, लेकिन इस टाइप का कोई नया रिवोल्यूशनरी जो पूरे सोसाइटी को हेल्प करे, ऐसा नहीं उस लेवल का मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उसे कंपनीज हायर करके अपने वो डायरेक्शन दे देती है। तो जो थिंकर्स हैं ना, वो ख़त्म होते जा रहे हैं सोसाइटी में। जो ओरिजिनल थिंकर्स, उन्हें बाउंड कर दिया जा रहा है। एक कुआं जो है ना, कुआं के अंदर डाल दिया जा रहा है कि अब यहीं सोचो। ठीक है जी। तो वो ये सब जैसे सोक्रेट्स थे, प्लेटो, अरिस्टोटल, अब डिस्कस विजडम एक्सटेंसिवली। विजडम इज अ की थिंग इन मेनी रिलीजियस एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन। जैसे हमारे हिंदुइज्म का मेरे को ये सबसे अच्छे लगता है ना कि भाई डिफरेंट थॉट्स है, आपको नया थॉट्स, आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है तो आप मत फॉलो करो। कोई आपको नहीं है कि गला काट देगा पकड़ के। आप भाई साहब सोसाइटी में हिंदू हम खुला बोलते हैं, कोई हिंदू कह रहा है कि हम भगवान में नहीं मानते, आप मत मानो, फिर भी हिंदू हो आप। तो वही बात है कि ये फिलोसफिकल ट्रेडिशंस और रिलीजियस ट्रेडिशंस में भी विजडम बहुत मैटर करता है। मॉडर्न डिस्कशंस ऑफ विजडम ऑफन इन्वॉल्व इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंस। तो ये सब इंटरडिसिप्लिनरी इसलिए भी लोग को रखा जा रहा है कि जस्ट फॉर एग्जांपल कोई मान लो कि मिसाइल्स बना रहा है, तो या फिर कोई केमिकल वेपन्स बना रहा है, तो यार ऐसा तुम मत करो ना। अगर तुम्हें इथिकली तुम साउंड पर्सन हो,
कॉग्निटिव होगा, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजिकल, ये सब अगर पढ़ चुके हो कि सोसाइटी कैसे बनी है, कितना मेहनत लगा है सोसाइटी को आगे बढ़ने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, आपका इकोसिस्टम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कोई ऐसा तो नहीं है कि आप कोई कंपाउंड जैसे बना रहे हो, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ओलिव रिडली टर्टल्स जो थे उड़ीसा के कोस्ट पे, वो बेचारे अंडा नहीं दे पा रहे थे क्योंकि लोग जो है सनस्क्रीन यूज करते थे, जिसके कारण उसकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा था। तो ऐसे कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो आप अगर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखोगे तो आप अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो ना, जो सस्टेनेबल हो सोसाइटी के लिए। आपका कंक्लूजन पे चलते हैं। द हायरार्की इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्शंस एंड रिलेशंस बिटवीन डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम इज क्रूशियल फॉर effective information management. As a future library professional, grasping the concepts will enable you to better serve your communities and contribute to the advancement of knowledge. ठीक है जी, अब की डेट्स याद कर लो, जैसे ये बताए थे, मैंने बताया था टर्म डेटा डिराइव फ्रॉम द लैटिन डेटम मीनिंग समथिंग गिवन, याद रखना। Information has begun in the late 20th century with the advent of digital technology. Notable philosophers का नाम आ सकता है, ये कैसे, बस याद कर लो, सोक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल जो है सो विजडम पे जो है बहुत बात बोले हैं। अब डिजिटल रिवोल्यूशन क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज इन द 20th century, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह सब आता है, ये सब हो गया आपका डिजिटल रिवोल्यूशन। क्या